आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। मान नहीं चलता, ये अयोध्या ने भी साबित कर दिया है और देश के अन्य हिस्सों ने भी साबित कर दिया है कि जहाँ राम मंदिर बना वहाँ के लोगों ने ही आपको राम मंदिर के नाम पर महागठबंधन देती है। इसकी अपेक्षा करीब 3 सीट में आप 2 सीट प्राप्त कर लिए हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर प्रतिशत आपकी अत्यधिक है। तो सर कहीं ना कहीं आप इंडिया महागठबंधन से जो आपका अलायंस है विधानसभा चुनाव में सर तो अपील कीजिएगा कि सीटों की संख्या हमारी सभा के चुनाव में सर इसमें भाकपा माले का लीडिंग फेस नहीं है सर, इसको लेकर आप क्या लोकतांत्रिकरण कैसे किया जा सकता है। तो जनता की जो रोज रोज की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशे के जो सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, तो इन तमाम सवालों को लेकर के ही एक तरह से हम समझते हैं कि एक राजनीति सकारात्मक की जा सकती है। इंटरव्यू में कि अल्पसंख्यक खतरे में है और भी जो भी हमारी पार्टियां है यह बोलती है कि हिंदू खतरे में है, अब आ गया संविधान खतरे में है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और भारत विश्व का गुरु है। सर इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं सिकटा विधानसभा में उपस्थित हूं और मेरे साथ भाकपा माले के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसी प्रकार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते जा रही है और चाहे वह पूर्व विधायक प्रत्याशी हो या करंट अभी विधायक महोदय जी हो, सभी लोग अपनी अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें इस लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी इंडिया महागठबंधन से मिलकर चुनाव फाइट की। इस बिहार की बात करें 3 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ी, जिसमें से 2 सीट ये प्राप्त कर लिए, एक काराकाट दूसरा आरा। तो सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर आप अपना प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल सर आपसे ये है कि एक तरफ आरजेडी 24 सीट पर चुनाव लड़ती है जिसमें से 4 सीटें प्राप्त करती है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी भाकपा माले 3 सीट पर चुनाव लड़ती है जिसमें से 2 सीट प्राप्त करती है। क्या कहेंगे सर इंडिया महागठबंधन को इस बात को लेकर और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा के चुनाव में पूरे देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और पूरे तौर पे समग्र समाज में जो कंपनियों का एक वर्चस्व है उसके द्वारा जो शोषण का राज चल रहा है, तो इसके खिलाफ जनता ने एक मत दिया और इसमें एक हद तक जनता को सफलता मिली है। लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, संविधान बचाने के सवाल पर, और इसमें मोदी की एकल बीजेपी की कोई सरकार बहुमत की नहीं बन सकी है। इसके लिए पूरे देश की जनता को बधाई, तमाम लोकतांत्रिक जो संविधान बचाने वाली ताकत को उसको हम लोग बधाई देते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव, तो बिहार विधानसभा का चुनाव ये राज्य के एजेंडे पर होगा, ये बहुत नेशनल एजेंडे पर नहीं होगा, इसलिए इसके अपने अपने आयाम हैं लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के। दूसरी बात आपने कही कि भाकपा माले को 3 सीटों पर आपको महागठबंधन के द्वारा आपको टिकट निर्धारित किया गया, जिसमें 2 सीटें मिली भाकपा माले को। तो भाकपा माले के जो भी वर्कर हैं वो पूरे तौर पे समाज को बदलने की लड़ाई लड़ते हैं और समाज के प्रति, देश के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है और कोई लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जनता का राजनीतिक जागरण का जहां सवाल है तो भाकपा माले के लोग जनता का राजनीतिकरण भी करते हैं। जनता का आपको एक तरह से जागरूकता का जो काम है उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं भाकपा माले के वर्कर। सर इसमें हम लोग देखें कि जो लोकसभा का चुनाव है आरजेडी को कहीं ना कहीं अत्यधिक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इंडिया महागठबंधन देती है। इसकी अपेक्षा करीब 3 सीट में आप 2 सीट प्राप्त कर लिए हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर प्रतिशत आपकी अत्यधिक है।
तो सर कहीं ना कहीं आप इंडिया महागठबंधन से जो आपका अलायंस है विधानसभा चुनाव में सर तो अपील कीजिएगा कि सीटों की संख्या हमारी बढ़े, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं लोकसभा में। देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव में भी एक तरह से हम लोग को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, तो बाकी जो गठबंधन की पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां, उसके बनिस्बत हम लोगों को तो बहुत ही कम सीटें दी गई। तो वो कमी हम चाहेंगे कि वो फिर नहीं रह जाए विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में कम से कम भाकपा माले को 50 सीटें मिलनी चाहिए। हम लोग ये चाहेंगे गठबंधन के तहत। और हम समझते हैं कि जैसे इसमें भी हम लोगों ने आपको जो एक सीट जो हारे हैं उसमें भी कड़ी टक्कर हुई है, और जीत हार के पूरे तौर पे हम लोग एक तरह से उस फेज में पहुंच गए हैं, जो अब तक एक तरह से नालंदा में जो ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का अपना एक प्रतिष्ठा का सीट माना जाता है, तो वहाँ हम लोगों ने एक कड़ी टक्कर दी, चुनौती दी। तो हम समझते हैं कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से और आगे की सरकार की गारंटी हो सके कि महागठबंधन की ही सरकार बने, तो इसके लिए माले को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। तो ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि समीक्षा बैठकें तो सभी पार्टियां अपनी कर ही रही हैं, तो राजद की भी अपनी समीक्षा बैठक, कांग्रेस की, माले की, सबकी अपनी अपनी पार्टियों की बैठक हो रही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना सर चाहूँगा, चूँकि राज्य स्तर पे जो भी हमारी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, हम हो या अन्य राज्य की जो भी राज्य स्तर पर पार्टियां हो, तो सर सबका एक लीडिंग फेस है, चेहरा है। बिहार में अगर आरजेडी की बात करें तेजस्वी जी हैं, जेडीयू की बात करें नीतीश जी हैं, वीआईपी की बात करें तो वो सहनी जी हैं, और लोजपा की बात करें तो हमारे पासवान जी हैं। ऐसे में अगर इसी प्रकार दिल्ली में देखें, आम आदमी पार्टी का लीडिंग फेस केजरीवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे मोदी जी हैं। लेकिन सर बिहार की जो विधानसभा के चुनाव है सर, इसमें भाकपा माले का लीडिंग फेस नहीं है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लीडिंग फेस की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो सभी पार्टियों के अपने लीडर हैं, और भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जो देश में एक जाने माने बहुत ही प्रतिष्ठित स्थापित लीडर हैं, और हम समझते हैं कि आज के महागठबंधन के दौर में जो इंडिया अलायंस है उसके वो महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। तो लीडिंग फेस का मामला तो एक तरह से हम समझते हैं कि नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों के लीडर के बतौर हमारे महासचिव हैं। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि आमतौर पे नीतिगत सवालों का मामला है कि समाज कैसे बदलेगा, जो देश में कंपनियों का राज है वो कैसे ख़त्म होगा, गरीबी ख़त्म कैसे होगी, जो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो ये पूरे तौर पे कैसे सुरक्षित इसको किया जा सकेगा, तमाम समाज का लोकतांत्रिकरण कैसे किया जा सकता है। तो जनता की जो रोज़ रोज़ की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशे के जो सवाल हैं, बेरोज़गारी का सवाल हो, तो इन तमाम सवालों को ले करके ही एक तरह से हम समझते हैं कि एक राजनीति सकारात्मक की जा सकती है। और बाकी जो पार्टियों के लीडिंग फेस की जो बात कर रहे हैं, तो वो आपको आमतौर पे कुछ जातीय सामाजिक समीकरण के दायरे में है, और वो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण जो है वो बहुत सारे मामलों में जनता के मुद्दे को गौण कर देते हैं, जो असली जनता के सवाल हैं। सर आप अभी एक बात कही कि जातीय सामाजिक समीकरण को सर लेकर अल्पसंख्यक सर हमेशा असमंजस में रहते हैं, चूँकि जेडीयू कहती है हमारा वोट बैंक है, आरजेडी कहता है कि हमारा वोट बैंक है, कांग्रेस। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा,
पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। पार्टी कहती है कि ये हमारा वोट बैंक है सर। आप सर किस समीकरण पर इस विधानसभा चुनाव में आप फाइट कीजिएगा? देखिए, एक तो हम समीकरण के बतौर कहें तो हमारा समीकरण सबसे बड़ा है। हम तमाम समाज के 90% हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र युवा हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, तो एक बड़े दायरे का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। भाकपा वाले प्रतिनिधित्व करती है। अब रही बात की उनके राजनीतिक जागरण की, तो इस दिशा में हम पूरी तौर पे कोशिश कर रहे हैं। समाज में एक पुरानी जो स्थिति है, जातीय तौर पे बहुत सारे सामाजिक तौर पे जो समीकरण हैं, वो बहुत अर्थों में तो एक तरह से समाज बदलाव में एक तरह से कहिएगा कि बाधक उनको नहीं भी माना जाए, तब भी उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जैसे आपको हम एक उदाहरण बताना चाहेंगे, जैसे अभी पूरा देश लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर एकजुट था, लेकिन ये सामाजिक समीकरण का कुछ ऐसा दुष्चक्र है जिसके चलते आपको बीजेपी की थोड़ी बहुत जो सफलता है जो एनडीए गठबंधन की, तो वो उसी के चलते है। और ये एक तरह से बहुत ही सकारात्मक नहीं है, ये तमाम चीज़ें नकारात्मक हैं। उसमें जनता के सवाल, रोजगार के सवाल, गरीबी के सवाल, भ्रष्टाचार के सवाल, कंपनियों का जो राज चल रहा है उसका सवाल गौण हो जाता है। सर, अभी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा अपने स्पीच में, इंटरव्यू में, कि अल्पसंख्यक खतरे में है, और भी जो भी हमारी पार्टियाँ है यह बोलती है कि हिंदू खतरे में है, अब आ गया संविधान खतरे में है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और भारत विश्व का गुरु है। सर, इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो बात सीधे तौर पे जानना चाहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र का खतरा है। यदि संविधान का खतरा है तो सभी खतरे में है, सभी खतरे में है। अब आप सोच लीजिए कि कहीं बुलडोजर अयोध्या में चला तो उसमें तो ज़्यादातर कोई मुस्लिम लोगों के घर नहीं तोड़े गए, आपको उनकी दुकानें नहीं तोड़ी गई। जो पूरे देश में बुलडोजर राज चल रहा है उसमें तो आमतौर पे हिंदू भी आपको शिकार हैं। तो ये हम समझते हैं कि कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों में, पत्रकारों के अधिकारों में, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अधिकारों में, किसानों मजदूरों के आंदोलन पर जो दमन है, जो जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, तो ये तमाम चीज़ें जो है एक तरह से कहिएगा कि खतरा का तो बात करेंगे तो सब पर खतरे हैं। और ये देश में खतरा तो बीजेपी से है, जो फासिस्ट पार्टी है, उससे खतरा बना हुआ है कि वो लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से रौंद देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो मुस्लिम खास तौर पे अल्पसंख्यक हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं, दलित, तो ये और ज़्यादा वो खतरे में है। लास्टली सर, विधानसभा का चुनाव आने वाला है सर पे, है क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के, आप पूरी आवाम को और पूरे बिहार के क्षेत्र के लोगों को? विधानसभा चुनाव में तो जनता के मुद्दे ही हावी होंगे। बिहार में अभी आपने देखा कि एनडीए की सरकार जब दिल्ली में आपको अभी बनती है लोकसभा चुनाव के बाद, तो आपने देखा कि जो आरक्षण का दायरा यहाँ बढ़ाया गया था, जो एक आरक्षण यहाँ एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है जिसमें समाज को एक समानता की दिशा में ले जाने के लिए, बराबरी का, सबका हक अधिकार जो है उस दिशा में बढ़ने का एक जरिया है। तो सभी पूरा जरिया नहीं है लेकिन एक जरिया है। तो हम समझते हैं कि इसको एक तरह से तमाम माने तरीके से षड्यंत्र करके, कोर्ट का कुछ बहाना लगा करके, ये जो है कुछ भाजपाई कोर्ट में जाते हैं और तमाम चीज़ों को एक तरह से रोक देते हैं, आरक्षण को एक तरह से पीछे ले जाने की बात करते हैं। तो ये अभी तो रोक दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया
तो हम समझते हैं कि इसको एक तरह से समाज के बदलाव की प्रक्रिया जो है, और तमाम पिछड़े जो रह गए हैं विकास की दौड़ में, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़े हों, वो उनके विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और उसमें आरक्षण भी एक मुद्दा था, भूमि सुधार भी एक बड़ा मुद्दा है, गरीबों के आवास के ज़मीन का सवाल जो है, जब जातीय गणना हुई थी बिहार में, तो उससे एक महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया था कि हम भूमिहीनों को ज़मीन देंगे और तमाम भूमिहीनों का सर्वे कराएंगे। तो अब ये प्रक्रिया तो रुक गई है, और आप जानते हैं कि गांव-गांव में भूमिहीनों की समस्या जो है, ख़ास तौर पे जिनका आवासीय भूखंड नहीं है, उनके लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। रोज़गार का जो सवाल है वो एक बड़ा व्यापक दायरे का सवाल है, और इसी ढंग से जो पूरे तौर पे हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जो कंपनियां लूट रही हैं, जैसे आप यहाँ बिजली जो निजीकरण जो हुआ है, उससे जो पूरा बिजली बिल से लेकर के स्मार्ट मीटर योजना से लेकर के जो बिल बना दिए जा रहे हैं, स्कूलों की फीस बढ़ गई है, कॉलेजों की फीस बढ़ गई है, समस्या है और इस ढंग से तमाम जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है, तो हम समझते हैं कि ये बड़े मुद्दे होंगे। बाढ़ का मुद्दा होगा, सिंचाई का मुद्दा होगा, जनता के जीवन से जुड़ा हर मुद्दा जो है, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, खेती बाड़ी से लेकर के तमाम तरह के मुद्दे जो हैं, लोकतंत्र के मुद्दे, तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनाव के होंगे। और इस मामले में जो है महागठबंधन चैंपियन है, ख़ास तौर पे भाकपा माले इस मामले में अग्रणी है, और इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से महागठबंधन की जो है वो 3/4 से ज़्यादा बहुमत की सरकार बनेगी आने वाले दिनों में। और यह लोकसभा के चुनाव ने भी बताया है कि जनता उसी दिशा में जा रही है, और ज़्यादा दिन जात पात तिकड़म हिंदू मुसलमान नहीं चलता। ये अयोध्या ने भी साबित कर दिया है, और देश के अन्य हिस्सों ने भी साबित कर दिया है कि जहाँ राम मंदिर बना, वहाँ के लोगों ने ही आपको राम मंदिर के नाम पर कोई वोट नहीं किया। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हिंदूकरण और तमाम तरह के जो उल्टे सीधे समीकरण का सवाल है, जनता के जीवन का सवाल प्रधान है। सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप मूल्यवान समय दिए इसके लिए। तो ये थे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और विपक्ष पर निशाना भी साधा। खासकर जब भी इनका इंटरव्यू होता है तो बीजेपी पर ज़रूर निशाना साधते हैं। लेकिन क्या जनता इस विधानसभा चुनाव में जो आने वाला है, क्या कुछ अलग करेगी, या पुनः डबल इंजन का सरकार यहाँ पर जनता बनाएगी? क्या जनता क्या सोचती है, अब ये जनता के अंदर की बात है। चलिए तब तक नए अपडेट तक विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुर आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, सिकटा। मेरा नाम नीरज पाठक है और मैं रामनगर का निवासी हूँ। एक दिन हमको अपने दोस्तों से मसूद जी के बारे में पता चला, और ये पता चला कि इनके द्वारा बहुत अच्छा घर बनाया जा रहा है। तो मैंने एक बार इनसे संपर्क किया और इनसे सहयोग लेकर के अपना घर का निर्माण कराया, और मैं इनके निर्माण कार्यों से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक बार इनको अपने घर के निर्माण के लिए अगर मौका देता है, तो मुझे लगता है कि उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ, डिजाइनिंग के साथ साथ ये मटेरियल भी आपको दिलवाने में काफ़ी सहयोग करते हैं। अपील करना चाहिए जनता से? और जनरल है, जैसा कि हमको इनसे काफ़ी सहयोग मिला, तो मुझे यह लगता है कि जो भी व्यक्ति इनसे काम कराएगा उसको निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी, और अदर मटेरियल जो भी लेना है उसके क्षेत्र में भी इनसे काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।